नमस्कार, स्वागत है आपका महाभारत द कंप्लीट सागा सीजन 3 में। आज हम कुरुक्षेत्र युद्ध के छठे दिन की गहराई में उतरेंगे। और छठा दिन, ये बहुत ही क्रूशल दिन था। 5वें दिन का युद्ध बहुत ही भयानक था। एक तरफ भूरिश्रवा ने सात्यकी के 10 बेटों को मार दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ भीम और दुर्योधन और अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच जबरदस्त टक्कर हुई थी। मतलब पर्सनल राइवलरीज अब खुलकर सामने आ रही थीं। अब देखते हैं कि छठे दिन क्या हुआ। छठे दिन की सुबह माहौल में एक अजीब सी टेंशन थी। 5 दिनों की लड़ाई के बाद दोनों सेनाएं थक चुकी थीं, लेकिन आज का दिन स्ट्रैटेजी का दिन था। आज व्यू रचना बहुत ही खास थे, एक मिलिट्री मास्टर क्लास की तरह। बिल्कुल, चलिए इसी से शुरू करते हैं, क्योंकि अब तक हमने जो व्यू देखे हैं वो ज्यादातर डिफेंसिव थे। क्या आज कुछ अलग था? पांडवों की रणनीति क्या थी? आज युधिष्ठिर ने अपने सेनापति धृष्टद्युम्न को एक बहुत ही एग्रेसिव फॉर्मेशन बनाने का आदेश दिया। मकर व्यू। मकर व्यू? मकर यानी मगरमच्छ। ये एक विशालकाय मगरमच्छ के आकार का फॉर्मेशन था, और इसकी खासियत ये थी कि ये बचाव के लिए नहीं बल्कि शिकार करने के लिए बना था। ये इंटरेस्टिंग है। मगरमच्छ पानी में छिपकर एम्बुश करके हमला करता है, तो ये व्यू एक तरह से कौरवों को ये संदेश दे रहा था कि खतरा वहां से आएगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी था। बिल्कुल सही। इस व्यू का स्ट्रक्चर भी शानदार था। इसके सिर पर अर्जुन और खुद सेनापति धृष्टद्युम्न थे। अच्छा। भीम को इसके विशाल खुले हुए मुंह के अंदर तैनात किया गया था, जो किसी भी दुश्मन को निगलने के लिए तैयार था। नकुल और सहदेव इसकी पूंछ पर थे, जो पलटवार करने में माहिर थे। और युधिष्ठिर, वो कहाँ थे? और युधिष्ठिर खुद बीच में यानी मगरमच्छ के पेट में थे, कमांड सेंटर की तरह। ये एक स्ट्रैटेजिक ट्रैप था। वाह, मतलब पांडवों ने अपना इरादा साफ कर दिया था। आज हम लड़ाई तुम्हारे दरवाजे तक लेकर आएंगे। तो इसके जवाब में कौरवों ने क्या तैयारी की? भीष्म पितामह ने इस मगरमच्छ का सामना कैसे किया? भीष्म ने इसके जवाब में क्रॉन्च व्यू बनाया, जो एक सारस पक्षी के आकार का था। क्रॉन्च व्यू? हाँ, अगर मकर व्यू एम्बुश प्रेडेटर था, तो क्रॉन्च व्यू एक पेशेंट प्रिसाइज शिकारी की तरह था। सारस अपनी लंबी चोंच से एक ही बार में शिकार को खत्म कर देता है। ये व्यू अपनी रक्षा और तेज पलटवार के लिए जाना जाता था। तो ये एक शिकारी के सामने दूसरा शिकारी था, मिलिट्री फॉर्मेशंस का एक शतरंज। इस क्रॉन्च व्यू में कौन कहाँ था? इसकी संरचना भी उतनी ही इंप्रेसिव थी। द्रोणाचार्य को इस व्यू के मुख यानी चोंच पर रखा गया था, जो दुश्मन की पहली डिफेंस लाइन को तोड़े। ठीक है। अश्वत्थामा को सिर बनाया गया, जो कमांड एंड कंट्रोल देख रहे थे। कृपाचार्य और कृतवर्मा को आंखें बनाया गया, जिनका काम था फ्लैंक्स पर नजर रखना। और दुर्योधन, वो कहाँ था? और दुर्योधन अपनी विशाल सेना के साथ बीच में यानी पक्षी के धड़ वाले हिस्से में सुरक्षित था। मतलब भीष्म ने एक क्लासिक बेट एंड ट्रैप फॉर्मेशन बनाया था। दुश्मन को चोंच पर उलझाओ और फिर पंखों से घेर कर खत्म कर दो। तो ये मगरमच्छ और सारस की टक्कर शुरू कैसे हुई? जब शंखनाद हुआ तो पहला मूव किसका था? शंखनाद होते ही दोनों सेनाएं एक दूसरे पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ी। युद्ध इतना घनघोर और अव्यवस्थित था कि उसे संकुल युद्ध कहा गया। संकुल युद्ध मतलब एक केओटिक बैटल, जहां कौन किससे लड़ रहा है यह समझना मुश्किल था। धूल, खून और चीखों का एक ऐसा बवंडर उठा कि बड़े बड़े योद्धा भी एक पल के लिए कांप गए। और ऐसे केओस में तो भीमसेन सबसे आगे रहते होंगे। वो तो इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब नियम कानून टूटें और वो अपना असली रूप दिखाएं। बिल्कुल, भीमसेन अपने गदा के साथ कौरव सेना में ऐसे घुसे जैसे गर्म चाकू मक्खन में घुसता है। हाँ हाँ, सही है। वो मकर व्यू के मुंह से निकले और सीधे क्रॉन्च व्यू की चोंच यानी द्रोणाचार्य की सेना पर हमला बोल दिया। उन्होंने व्यूहों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। वो जिधर भी जाते कौरव सैनिक गाजर मूली की तरह कट रहे थे। तो बाप रे। तो फिर द्रोणाचार्य ने, जो व्यू के मुख पर थे, उन्होंने कुछ नहीं किया? वो तो गुरु थे, उन्हें तो पता होगा कि भीम की ताकत और कमजोरी क्या है। द्रोणाचार्य ने भीम को रोकने की पूरी कोशिश की। उन्होंने भीम पर हजारों बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन भीम आज अलग ही मूड में थे। अच्छा। उन्होंने अपने रथ के घोड़ों को इतनी तेजी और जिगजैग पैटर्न में दौड़ाया कि द्रोणाचार्य के ज्यादातर बाण चुक गए।
भीम का वेग इतना प्रचंड था कि वो द्रोण को बाईपास करके व्यू के अंदर घुस गए और तबाही मचाते रहे। यहीं पर मुझे धृतराष्ट्र की हालत याद आती है, जो संजय से ये सब सुन रहे थे। उनके लिए ये किसी हॉरर फिल्म की लाइव कमेंट्री सुनने जैसा रहा होगा। बिल्कुल। जब संजय ने बताया कि कैसे भीम अकेले ही उनकी सेना को रौंद रहे हैं, तो धृतराष्ट्र का दिल बैठ गया। उन्होंने संजय से कहा, संजय, मुझे लगता है कि मेरे पुत्रों ने पांडवों को वनवास भेजकर और द्रौपदी का अपमान करके अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। भीम का क्रोध आज पूरी सेना को भस्म कर देगा। सोचिए उस पिता की हालत जिसे अपने ही बेटों के विनाश की लाइव कमेंट्री सुनने को मिल रही है और वो कुछ नहीं कर सकता। संजय की आवाज उसके लिए अमृत नहीं, विष बन गई थी। यहाँ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का। पिछले दिन भी इनकी जबरदस्त टक्कर हुई थी। क्या आज ये दोनों फिर से आमने सामने आए? हाँ, और ये इस दिन के सबसे महत्वपूर्ण ड्यूल्स में से एक था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये नियति का टकराव था। नियति का टकराव। धृष्टद्युम्न का जन्म ही यज्ञ की अग्नि से द्रोणों को मारने के लिए हुआ था और दोनों इस बात को जानते थे। धृष्टद्युम्न, जो पांडव सेना के सेनापति थे, वो सीधे द्रोणाचार्य की तरफ बढ़े, जो कौरव सेना के व्यू की चोंच पर थे। तो ये तो डेस्टिनी का सीधा टकराव था। टीचर वर्सेस द स्टूडेंट हु वाज बोर्न टू किल हिम। बिल्कुल, दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। धृष्टद्युम्न ने द्रोण पर ऐसे बाण चलाए जो सीधे उनके कवच को भेद गए। जवाब में द्रोणाचार्य ने, जो उस समय के सबसे बड़े धनुर्धर थे, उन्होंने पहले धृष्टद्युम्न के धनुष को काट दिया और फिर उनके सारथी को भी मार गिराया। बाप रे। दोनों ने एक दूसरे के रथ तोड़ दिए, घोड़ों को मार गिराया। एक समय पर तो धृष्टद्युम्न रथ से कूदकर हाथ में तलवार लेकर द्रोण की तरफ दौड़े। अरे, मतलब क्लोज कॉम्बैट के लिए? हाँ, लेकिन द्रोण ने अपने बाणों की दीवार खड़ी करके उसे पीछे धकेल दिया। ये लड़ाई एक तरह से भविष्य की उस बड़ी लड़ाई का ट्रेलर थी, जहां ये तय होना था कि नियति जीतेगी या कर्म। इस लड़ाई में कोई नहीं जीता, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को यह बता दिया कि उनकी अंतिम लड़ाई बहुत भयानक होगी। चलिए, भीम का जिक्र फिर से करते हैं। जब वो इतनी तबाही मचा रहे थे, तो दुर्योधन कहाँ था? वो तो अपनी सेना के बीच में क्रॉन्चव्यू के धड़ में सुरक्षित था। जब दुर्योधन ने देखा कि भीम उसकी सेना को अकेले ही खत्म कर रहे हैं, तो उसका अहंकार जाग गया। वो अपने भाइयों दुशासन, दुर्मुख, विविंशति और कई औरों के साथ भीम को रोकने के लिए खुद आगे आया। और यहीं पर कुछ बड़ा हुआ होगा। बिल्कुल, यहीं पर छठे दिन की सबसे बड़ी और निर्णायक घटना हुई। और वो क्या थी? भीम ने अकेले ही दुर्योधन और उसके कई भाइयों को घेर लिया। दुर्योधन ने भीम पर बाणों की वर्षा की, लेकिन भीम ने उन सभी बाणों को हवा में ही काट दिया। वाह। फिर भीम और दुर्योधन के बीच गदा और बाणों का भयानक युद्ध हुआ। भीम ने पहले दुर्योधन के सारथी और घोड़ों को मार गिराया, जिससे उसका रथ अनकंट्रोलेबल हो गया। अच्छा। और फिर एक ऐसा नुकीला बाण मारा जो सीधा दुर्योधन के कवच को तोड़कर उसकी छाती में जा लगा। हे भगवान। उस बाण के लगते ही दुर्योधन बुरी तरह से घायल होकर अपने रथ में ही मूर्छित हो गया। उसका रथ टूट गया, वो बेहोश हो गया। भीम के पास दुर्योधन को मारने का सुनहरा मौका था, युद्ध का अंत हो सकता था। तो भीम ने उसे मार क्यों नहीं दिया? मौका तो था, सारी समस्या ही खत्म हो जाती। लेकिन एक मिनट, क्या ये फैसला स्ट्रेटेजिकली सही था? युद्ध जीतने का इतना बड़ा मौका सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रतिज्ञा के लिए छोड़ देना, क्या ये युधिष्ठिर की सेना के लिए एक बड़ा रिस्क नहीं था? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब भीम के कैरेक्टर में छुपा है। पहली बात, वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। हाँ, वो प्रतिज्ञा। उन्होंने द्रौपदी के अपमान के समय भरी सभा में ये कसम खाई थी कि वो युद्ध में दुर्योधन की जांघ को अपनी गदा से तोड़ेंगे। वो अपनी प्रतिज्ञा को उसी तरह पूरा करना चाहते थे जैसे उन्होंने कसम खाई थी। उनके लिए धर्म और वचन का पालन तात्कालिक जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये तो हुई धर्म की बात, लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक एंगल क्या था? इसका स्ट्रेटेजिक एंगल और भी गहरा है। यहाँ भीम का अपनी प्रतिज्ञा पर टिके रहना सिर्फ धर्म का पालन नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन था। साइकोलॉजिकल वेपन कैसे? उन्होंने दुर्योधन को जिंदा छोड़कर ये संदेश दिया कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों, मेरी शर्तों पर और मेरे बताए हुए तरीके से होगी। तुम हर दिन इस डर में जियोगे कि कब भीम अपनी गदा लेकर आएगा। ओ। इस एक पल ने दुर्योधन के मन में हार का डर और भी गहरा कर दिया होगा। उसे मारना एक बार का दर्द होता, लेकिन उसे जिंदा छोड़ना रोज की अजियत थी। सही कहा। ये तो कौरवों के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लो रहा होगा। उनका राजा ही हार गया, और वो भी इतनी बुरी तरह से। बहुत बड़ा ब्लो था। राजा के मैदान से भागने या हारने का मतलब होता है सेना की हार।
कृपाचार्य ने बड़ी मुश्किल से मूर्छित दुर्योधन को अपने रथ पर डाला और युद्ध के मैदान से दूर ले गए। और ये देखकर कौरव सेना का क्या हुआ? उनका मनोबल पूरी तरह टूट गया। सैनिक भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि युद्ध आज छठे दिन ही खत्म हो जाएगा। दुर्योधन के मैदान से हटते ही कौरव सेना में भगदड़ मच गई। ऐसा लगा मानो सेना का सिर ही कट गया हो। इस केओस को संभालने के लिए भीष्म और द्रोण को खुद आगे आना पड़ा होगा। बिल्कुल। उन्होंने सेना को फिर से इकट्ठा किया और पांडवों पर जबरदस्त हमला बोल दिया। उन्होंने पांडव सेना को पीछे धकेलना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक पांडवों ने अपनी अगली चाल चल दी थी। और वो क्या थी? उन्होंने मैदान में अपनी अगली पीढ़ी को उतार दिया। अच्छा, तो नेक्स्ट जनरेशन। और कौन से योद्धा सामने आए? अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, यानी उप पांडव, प्रतिविंध्या, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन। वाह! ये 6 युवा योद्धा एक साथ कौरव सेना पर टूट पड़े। उन्होंने अपनी वीरता से ये दिखा दिया कि वो किसी भी वेटरन योद्धा से कम नहीं है। वाह! मतलब नेक्स्ट जनरेशन ने आकर बैटल का रुख ही पलट दिया। ये तो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसा है, जहां यंग टैलेंट आके पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर देता है। बहुत अच्छा एनालॉजी है। अभिमन्यु ने सीधे दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण पर हमला किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। ये देखकर दुर्योधन के दूसरे भाई और पुत्र घबरा गए। और उप पांडव? वहीं युधिष्ठिर के पुत्र प्रतिविंध ने सीधे विकर्ण पर हमला किया। उनकी लड़ाई सिर्फ शस्त्रों की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच फंसे एक योद्धा की दुविधा की भी थी, क्योंकि विकर्ण वो कौरव था जिसने द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था। तो ये दिन पूरी तरह से पांडवों के नाम रहा। शुरुआत भीम के पराक्रम से हुई और अंत अभिमन्यु और उप पांडवों की वीरता से। बिल्कुल। शाम होते होते सूर्यास्त के साथ युद्ध विराम की घोषणा हुई। छठा दिन पांडवों के लिए एक बहुत बड़ी जीत लेकर आया। उन्होंने न सिर्फ कौरवों को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनके राजा दुर्योधन को भी पराजित करके उनका घमंड तोड़ दिया। तो कौरवों के खेमे में तो निराशा और डर का माहौल होगा। बिल्कुल, जबकि पांडवों के खेमे में जीत का जश्न था। तो छठे दिन की कहानी थी रणनीतिक व्यूह रचना की, भीम के अदम्य पराक्रम की और दुर्योधन की शर्मनाक हार की। इस दिन ने युद्ध का मोमेंटम पूरी तरह से पांडवों की तरफ मोड़ दिया। इस दिन ने यह भी साफ कर दिया था कि अब लड़ाइयां सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि व्यक्तिगत दुश्मनी और प्रतिज्ञाओं पर ज्यादा केंद्रित होने वाली थी। भीम का दुर्योधन को जीवन दान देना और धृष्टद्युम्न का द्रोण से लड़ना, ये सब भविष्य की बड़ी और ज्यादा पर्सनल लड़ाइयों के संकेत थे। ये तो बस शुरुआत है। 7वें दिन क्या होगा? अपनी हार से बौखलाया हुआ दुर्योधन क्या पलटवार करेगा? दुर्योधन और धृष्टद्युम्न की आगे की टक्कर का क्या अंजाम होगा? कौन सी नई रणनीतियां सामने आएंगी? ये सब जानेंगे हम अगली बार। बिल्कुल। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही, महाभारत द कंप्लीट सागा में।